हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है द परफेक्ट क्राउन। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जोसेon डायनेस्टी के रूलर्स ने पूरे 600 साल कोरिया के ऊपर हुकूमत की है, लेकिन अब वो रॉयल फैमिलीज कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जो वो रॉयल फैमिलीज हैं असल में वो कोरिया की सोसाइटी में क्लास बन गई हैं। अब एक एलीट क्लास के स्कूल को दिखाया जाता है। 2009 की रॉयल एकेडमी का स्प्रिंग एग्जाम की रैंकिंग बोर्ड पर मेंशन होती है। यहाँ पर एक लड़का मिनसोक अपना रैंक देखने के लिए आता है। इसका रैंक सेकंड आया होता है। यहाँ पर 2 हाउसेस के बारे में बताया जाता है। एक हाउस जुजिक हाउस होता है जिसे मिनसोक बिलोंग करता होता है। इस हाउस में एलीट फैमिलीज के बच्चे होते हैं और जो दूसरा हाउस होता है उसमें नॉर्मल क्लास से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। कुछ देर बाद इस ड्रामा की फीमेल लीड सोंग जो यहाँ पर आती है, जो बहुत प्राउडली मिनसोक से कह रही होती है कि तुमने तो कहा था कि इस बार तुम जीत जाओगे, लेकिन तुम इस बार फिर मुझसे हार गए हो। इस बात पे मिनसोक को बहुत गुस्सा आता है। सोंग जो इसकी काफी इंसल्ट करती है। सोंग जो इसको काफी चढ़ाती है इसके सेकंड आने पर, जिस पर मिनसोक को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब सोंग को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है। प्रिंसिपल पहले सोंग की तारीफ करते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा कि राजा साहब ने ये स्कूल क्यों बनवाया था। तो हीजो कहती है कि हाँ, क्योंकि वो चाहते थे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। प्रिंसिपल हीजो से कहते हैं कि हाँ, ये तो एक पर्पस था ही, लेकिन हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। फिर वो एक एंटी क्लॉक उठाते हैं और उसे बताने लगते हैं कि ये क्लॉक किंग सेजोंग ने बनाया था। हीजो से कहते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन वो था तो एक ऑर्टिजियन का बेटा। प्रिंसिपल इनडायरेक्टली हीजो की इंसल्ट कर रहे होते हैं, उसे ये बताते हुए कि असल में उसकी क्या प्लेस है। फिर ये एंटी क्लॉक की हीजो को दे देते हैं। हीजो इसको गुस्से में बाहर तो ले आती है, लेकिन इसे फेंक देती है। अब प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है। हीजो एक कंपनी की सीईओ बन चुकी है और ये कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग कर रही होती है। असल में इस मीटिंग में हीजो अपने डायरेक्टर्स पर नाराज हो रही होती क्योंकि इनकी सेल्स इनके कंपेटिटर से कम होती है। डायरेक्टर्स बताते हैं कि हम अभी भी इंडस्ट्री लीडर हैं, लेकिन अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने टैक्टिक्स को यूज किया है। हीजो कहती है लेकिन हम सेल्स में उनसे हार तो गए हैं ना, पर इस बार हम उनको उनके ही तरीके से हराएंगे। उस सेलिब्रिटी ने हमारा ऑफर रिजेक्ट करके हमारे कंपेटिटर्स के साथ डील की थी ना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करो, हमें कोई ना कोई तो वीक पॉइंट मिल ही जाएगा। हीजो अपने प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम को कम करने के लिए कहती है कि लोग खत्म होने के डर से प्रोडक्ट जल्दी खरीद लेंगे। तो डायरेक्टर्स कहते हैं कि ऐसे तो कंपनी को नुकसान होगा। तो हीजो कहती है कि पैसे मेरे हैं, इसलिए मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। अब कुछ देर बाद यहाँ पर हीजो की सेक्रेटरी हेजोंग आती है, जो कि इसको बताती है कि हमें रॉयल किंग की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अभी निकलना होगा। हेजोंग कहती है कि मैं वहाँ पर जाकर अपनी कंपनी के बारे में बहुत बज़ क्रिएट करने वाली हूँ। तुम लोगों का काम यह है कि तुम लोगों को सोशल मीडिया पर हर जगह ये न्यूज फैला देनी है। अब हमें ग्रैंड प्रिंस यान के महल को दिखाया जाता है, जहाँ वो अभी हंटिंग से वापस आकर फ्रेश हो रहा होता है। प्रिंस यान का सेक्रेटरी ह्योन आकर इससे पूछता है कि क्या आपने राजा साहब के लिए कोई गिफ्ट खरीद लिया है। तो यान कहता है कि सुबह से मेरा ध्यान सिर्फ हंटिंग पर था, इसलिए मुझे गिफ्ट खरीदना याद नहीं रहा। अब पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी एलीट लोग ट्रेडिशनल और फॉर्मल ड्रेसिंग में यहाँ पर आ रहे होते हैं और यहाँ पर हीजो अपनी रेड स्पोर्ट्स कार में आती है। यहाँ पर हीजो ने सबसे अलग ड्रेसिंग की हुई थी, इसलिए सबका ध्यान हीजो की तरफ ही जा रहा होता है। हीजो जानबूझकर आकर यहाँ पर अपना अच्छा खासा फोटोशूट करवाती है ताकि ये हेडलाइंस में आ सके। रिपोर्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हीजो वाकई में बहुत बोल्ड है, क्योंकि इसने रेड ड्रेस पहना है। राजा के अलावा रेड ड्रेस आज के दिन कोई नहीं पहन सकता। दूसरी तरफ हीजो की टीम पोस्ट और आर्टिकल्स को वायरल करने के लिए अपना पूरा काम कर रही होती है और हीजो की ये स्ट्रेटेजी असल में काम भी कर रही होती है, क्योंकि इनकी सेल्स इंक्रीज हो गई होती है। अब हीजो जब ड्रिंक कर रही होती है तो पीछे 3 लड़कियां खड़ी होकर इसी के बारे में बात कर रही होती है। ये कहती है कि ये तो काजल ग्रुप की दूसरी बेटी है ना, लेकिन एक दूसरी लड़की कहने लगती है कि असल में तो ये चेयरमैन सॉन्ग की नाजायज बेटी है। हीजो जब तक 10 साल की नहीं हुई थी तब तक किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था, और फिर जो चेयरमैन सॉन्ग की मिस्ट्रेस थी उसने इसे चेयरमैन सॉन्ग के पास छोड़ दिया। इसको देखकर पता चलता है कि ये वाकई में ही किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती। इनकी ये सब बातें सुनकर हीजो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ये अपनी ड्रिंक खत्म करके ग्लास तोड़कर इन्हें चीयर्स कहती है, जिसकी वजह से ये तीनों डर कर यहाँ से भाग जाती हैं। अब हीजो का हाफ ब्रदर तेजू आकर हीजो को चढ़ा रहा होता है कि इस बार इसकी कंपनी की सेल्स कम है। तो हीजो बहुत कॉन्फिडेंटली इसको जवाब देती है कि मेरी सेल्स भले कम हो, लेकिन अभी भी मेरी कंपनी इंडस्ट्री लीडर है, तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। वैसे भी तुम्हें अपनी कंपनी की फिक्र करनी चाहिए। जिस पर तेजो कहता है कि तुम जो कुछ भी कर लो फिर भी तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं बदल सकती। तेजो इसको कहती है कि तुम बहुत बकबक करते हो, टाई की जगह तुम्हें डॉग कॉलर पहनकर निकलना चाहिए, काफी सूट करेगा तुम्हें। और बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। कोर्ट लेडी सबको अंदर खाने के लिए बुलाती है। यहाँ पर 8 साल का एक बच्चा बैठा होता है जो कि राजा होता है, और साथ में उसकी मॉम बैठी होती है जो कि क्वीन है, और साथ
में एक चेयर खाली होती है जो कि ग्रैंड प्रिंस यान की होती है। असल में राजा भी माइनर है, इसलिए प्रिंस यान ही एक्टिंग किंग है। ये लिटिल किंग यान के बड़े भाई का बेटा है। अब कुछ देर बाद यहाँ पर यान भी आ जाता है, लेकिन यान यहाँ पर अपने हंटिंग वाले ही कपड़े पहन कर आ जाता है, जिसको देखकर क्वीन को गुस्सा आ रहा होता है। बाकी सब लोग भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि किंग के बर्थडे में इन कपड़ों में कैसे आ सकता है। अब मदर क्वीन यान से कहती है कि तुम्हें इवेंट का ख्याल करके ही ड्रेसिंग करनी चाहिए थी, जिस पर यान कहता है कि ये कपड़े मुझे राजा ने ही गिफ्ट किए थे। राजा कहता है कि आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मदर क्वीन कहती है कि वैसे भी ये हंटिंग का सीजन नहीं है, जिस पर यान कहता है कि हंटिंग का कोई सीजन नहीं होता। अब यान भी यहाँ आकर बैठ जाता है। हीजू यान को ही देख रही होती है। इसके बाद बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो जाती हैं। आज रात कोरिया में सारी रात राजा की ही बर्थडे सेलिब्रेशन चलने वाली थी। अब किंग ई को एक पेपर पर अपनी विशेष लिखनी होती है, जिसमें किंग ई अपनी मदर और यान की हेल्थ हमेशा अच्छी रहे ये विश करता है और साथ में अपनी जनता के लिए खुशियां भी विश करता है। अब ये बाहर खड़े होकर फायरवर्क्स देख रही होती। अब कुछ देर बाद यान भी यहाँ पर फायरवर्क्स देखने के लिए आ जाता है। अब यान प्राइम मिनिस्टर मेन को मिलने के लिए बुलाता है और ये इसको बताता है कि किंग ई की मदर जो कि इसकी भाभी हैं, वो इसके लिए लड़कियां देख रही हैं। इसका मतलब है कि मेरी शादी जल्दी होने वाली है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मेन तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 8 साल की उम्र में किंग ई तो कुछ भी नहीं संभाल सकते। अगर मेरी शादी हो जाती तो मुझे पैलेस छोड़ना होगा और पैलेस से दूर रहकर मैं ये सारे काम नहीं संभाल सकता, इसलिए जो काम मैं संभालता हूँ या जिन एक्टिविटीज में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ वो तुम्हें करनी पड़ेंगी। ये सब सुनकर प्राइम मिनिस्टर मेन बहुत परेशान हो रहा होता है। कहता है कि मैं ये इतना सारा काम नहीं संभाल सकता, जिस पर यान कहता है कि फिर तुम अपना वेटो पावर इस्तेमाल करते हुए मेरी भाभी को मेरी शादी करवाने से रोको। रॉयल फैमिली एक्ट के मुताबिक रॉयल मैरिज के लिए रॉयल कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होती है, इसलिए जब मेरी भाभी ये प्रपोजल कैबिनेट के सामने प्रेजेंट करेंगी तब तुम अपनी पावर इस्तेमाल करके इस सब को रुकवा देना। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पैलेस में नेटवर्क्स नहीं आ रहे होते। वही जो नेटवर्क की तलाश में यहाँ तक आ गई होती है। यानी से यहाँ पर देख कर कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो। ये जो माफी मांगते हुए कहती है कि मैं रास्ता भूल गई थी। यानी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो। ये जो अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा पैलेस से कोई भी रिश्ता नहीं है। तो यान कहता है कि रॉयल फैमिली और स्टाफ के अलावा यहाँ पर किसी का भी आना मना है, तो फिर तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की। केजू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए ये अपना सर झुकाकर यान के सामने खड़ी हो जाती है। यान इसको कहता है कि अगर तुम मेरे 3 गिनने से पहले यहाँ से चली गई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम यहाँ पर कभी आई भी थी। ये सुनकर हीजू कहती है कि क्या सच में। तो यान हीजू के थोड़ा करीब आकर कहता है कि मैं अपने जूनियर के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। लेकिन जैसे ही यान गिनना शुरू करता है तो यहाँ से धमाके की आवाज आती है और ये हीजू को सेफली यहाँ से जाने के लिए कहकर खुद पैलेस की तरफ आता है। तो यहाँ पर आग लगी होती है। इस सीन को देखकर यान को फ्लैशबैक में वो इंसिडेंट याद आ जाता है जिसकी वजह से यान के बड़े भाई की डेथ हो गई थी। यान बहुत घबरा चुका होता है। ये किंग ई को देखने के लिए जा ही रहा होता है कि इतने में इसकी भाभी यहाँ पर आकर इसके मुंह पर थप्पड़ मारती हैं। ये देखकर तो सभी काफी शॉक हो जाते हैं। ये कहती हैं कि क्या अब तुम एक और राजा की जान लेना चाहते हो। इतने में यहाँ पर किंग ई आ जाता है, जिसको देखकर मदर क्वीन उसके पास चली जाती है और हीजू यान की फैमिली डायनामिक्स को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है। प्राइम मिनिस्टर मेन को इस फायर इंसिडेंट पर काफी शक हो रहा होता है, क्योंकि 3 साल के अंदर ये दूसरा इंसिडेंट होता है, इसलिए ये सिक्योरिटी बढ़ा देता है और प्रेस को भी कंट्रोल करता है ताकि खबर बाहर ना निकले। वापस जाते हुए हीजू की असिस्टेंट हीजोंग इससे पूछती है कि आप ग्रैंड प्रिंस यान से इतनी नफरत क्यों करती हैं, क्या आपका उनसे कोई झगड़ा है, क्योंकि आप दोनों ने ही रॉयल एकेडमी ऑफ कोरिया से ही अपनी एजुकेशन की है। इसके साथ ही 2009 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रॉयल एकेडमी ऑफ कोरिया के टाइम में हीजू छुकर आर्चरी की प्रैक्टिस करने के लिए आती है, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर यान आ जाता है, जिसको देखकर ये भागने लगती है। तो यान कहते हैं कि भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे तुम ही मुश्किल में पड़ोगी। जब यान को इसका नाम और पता चलता है कि ये किस हाउस से बिलोंग करती है, तो यान इससे कहता है कि तुमने स्कूल का रूल तोड़ा है। ये जो कहती है कि एग्जीबिशन के लिए मैं ज्यादा प्रैक्टिस करना चाह रही थी, लेकिन यान कहता है कि तुम जानती हो कि 10th ग्रेड से नीचे वाले ग्रेड्स को रात 10 बजे के बाद डॉर्मेट्री से निकलने की परमिशन नहीं है। ये जो कहती है कि सिर्फ मेरे पॉइंट्स कम नहीं होंगे बल्कि तुम्हारे भी होंगे। तो यान इसको प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास भी ये होता तो तुम्हारे पॉइंट्स कट नहीं होते। ये जो कहती है कि प्रिंसिपल ने किसी को भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं दी। इस आर्चरी रेंज की चाबी मुझे मिनसोक से मिली है, अगर किसी और को परमिशन नहीं है प्रैक्टिस करने की तो ये चाबी उसके पास क्या कर रही थी। और प्रिंसिपल का अप्रूवल लेटर मिलना इतना आसान नहीं है जो कि तुम्हारे पास है, इसलिए डिमेरिट पॉइंट का लेक्चर तुम मुझे मत दो, मैं सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाहती हूँ। यान कहते हैं कि अगर वो गलत काम करेगा तो तुम भी उसका जवाब गलत काम करके दोगी। हीजो कहती कि बिना प्रैक्टिस हारने की बजाय मैं गलत तरीके का इस्तेमाल करके अपना हक छीन कर जीतने पर बिलीव करती हूँ। ये कहकर हीजो यान को ग्रीट करती है और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्वीन मदर आकर प्रिंस यान से
माफी मांगती है कि कल मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, बस किंग की फिक्र में ही मैंने वो बातें बोल दी थी। यान कहता है कि प्राइम मिनिस्टर मैन एक्शन लेने वाले थे, लेकिन अब चूंकि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं उन्हें रोक दूंगा। इस पर मदर क्वीन कहती है कि कल जब आग लगी तो सबको किंग के बजाय आपके चेहरे पर लगे एक कट की ज्यादा फिक्र थी। असल में इन्हें यान के इन्फ्लुएंस से प्रॉब्लम हो रही होती है कि इनका बेटा किंग है, लेकिन यान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यान के एक दफा कहने पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन तक इसका कहा हुआ काम कर देते हैं। ये सुनकर यान को अपने बचपन का सीन याद आता है कि जब इसको अपने टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते हैं, तो ये सुनकर इसके डैड खुश नहीं होते, कहते हैं कि तुम सिर्फ ग्रैंड प्रिंस हो, क्राउन प्रिंस नहीं। यान पूछता है कि आप मुझसे क्या चाहती हैं, तो ये कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम किंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े रहो। तो यान कहते हैं कि मैं वही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कहती हैं कि फिर मेरी बात मानकर मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लो। दूसरी तरफ हीजो के डैड ने भी उसके लिए एक रिश्ता देखा होता है, लेकिन हीजो ये कहकर इनकार कर रही होती है कि उसकी कंपनी छोटी सी है और वो मेरे लेवल का नहीं है। लेकिन तेजो और उसकी वाइफ यही कहते हैं कि तुम्हारे लिए इससे ज्यादा सुटेबल रिश्ता नहीं हो सकता। हीजो समझ चुकी थी कि ये लोग इसे यहाँ से निकालने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। यान ने अभी तक मदर क्वीन को कोई जवाब नहीं दिया होता और ये कुछ टाइम के लिए पैलेस छोड़कर अपने प्राइवेट रेजिडेंस जा रहा होता है। तो इसकी मुलाकात मिस्टर इनप्योंग से होती है, जो कि क्वीन मदर के डैड हैं और असल में ये रॉयल कोर्ट के एक मिनिस्टर भी होते हैं। मिस्टर इनप्योंग ये चिंता जाहिर कर रहे होते हैं कि पैलेस में रहना प्राइवेट रेजिडेंस में रहने से ज्यादा सेफ है, जिस पर यान कहता है कि आपकी चिंता देखकर मैं हैरान हो रहा हूँ, मुझे तो लगा कि आप मेरे यहाँ पर जाने से खुश होंगे। दूसरी तरफ हीजू अपने लिए खुद ही कोई सूटेबल लड़का ढूंढ रही होती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा ना किया तो उसके पेरेंट्स किसी भी लड़के से उसकी शादी कर देंगे। लेकिन हीजो को अपने मैच का कोई भी लड़का नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ यान को बताता है कि उस दिन बर्थडे में हंटिंग वाले कपड़े पहनने की वजह से इसके खिलाफ आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैंने आपको कहा भी था कि आपको ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जिस पर यान कहता है कि अभी तो फायर एक्सीडेंट की वजह से फिर से मेरा नाम ट्रेंड करने वाला है। दूसरी तरफ हीजो की कंपनी में यान के चर्चे हो रहे होते हैं। इसकी असिस्टेंट आकर उसको बताती है कि यान न्यूज में ट्रेंड कर रहा है और हीजो इसे ही देखते हुए कह रही होती है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। दूसरी तरफ यान को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि आपको एक स्टेटमेंट जारी कर देनी चाहिए कि आपका वो हंटिंग वाले कपड़े पहनने का कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन यान इन सब कामों में इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहा होता। हेजुंग बहुत हैरान होते हुए हीजो से कहती है कि आप ग्रैंड प्रिंस से शादी करने के बारे में नहीं सोच सकती। तो हीजो कहती है कि मेरे जैसी इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग और अच्छी लड़की भला ग्रैंड प्रिंस यान को कैसे मिल सकती है। और हीजो ने यान से मिलने के लिए एक ग्रैंड ऑडियंस रिक्वेस्ट भेजी होती है, जो कि प्रिंस से मिलने के लिए हर किसी को भेजनी पड़ती है। यान इसको इन्हीं रिक्वेस्ट के बारे में बता रहा होता है, लेकिन यान इसे सारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने के लिए कहता है। तो यान कहता है कि उसमें से एक रिक्वेस्ट कैजल कंपनी की सीईओ की भी है, लेकिन यान इसकी भी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। ये देखकर हीजो बहुत हैरान हो रही होती है कि यान ने इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। हीजो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करती और ये 10 से 15 दफा डिफरेंट नामों और डिफरेंट पर्पस के लिए यान से मिलने के लिए रिक्वेस्ट भेजती है, लेकिन यान हर बार ही रिजेक्ट कर देता है। बार बार रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने की वजह से हीजो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इस बार इसको एक आइडिया आता है और ये रिक्वेस्ट ये कहकर भेजती है कि मैं यान की जूनियर हूँ। जब यान इसको बताता है कि हीजो ने अपनी रिक्वेस्ट में ये लिखा है कि उसको अपने सीनियर ग्रैंड प्रिंस यान से थोड़ी गाइडेंस चाहिए, तो ये सुनकर यान काफी सरप्राइज होता है और स्माइल करते हुए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। हीजो रात में तैयार होकर यान के प्राइवेट रेजिडेंस आ जाती है और दूसरी तरफ क्वीन मदर को भी यान और हीजो की मीटिंग की खबर मिल चुकी होती है। यान हीजो से पूछता है कि बताओ फिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। तो हीजो अपने बैग से एक रेड कलर का लेटर निकालती है। तो हीजो कहती है कि मैं आपसे इसलिए मिलना चाह रही थी क्योंकि मुझे आपको प्रपोज करना था। ये सुनकर यान बहुत ज्यादा हैरान होता है और अब एपिलॉग में दिखाया जाता है कि बर्थडे की रात ये दोनों जब फायरवर्क्स देखने के लिए आए थे तो दोनों ने एक दूसरे को देखा था। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हीजो बहुत परेशान थी क्योंकि इसने ग्रैंड प्रिंस यान की इंसल्ट कर दी थी उस दिन। उसको डर था कि कहीं इसको स्कूल से निकाला ना जाए, लेकिन तभी हीजो की फ्रेंड आकर उसको एक अनाउंसमेंट के बारे में बताती है कि अब से आर्चरी रेंज सब बच्चों के लिए हर टाइम खुला रहेगा। ये सब कुछ यान के कहने पर हुआ होता है और ये देखकर हीजो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।